हेलो व्यूअर्स, आज हम 9th क्लास के थर्ड चैप्टर से डायनामिक्स से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? ये वो लॉज होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट या रिलेटिव मोशन को डिफाइन करते हैं। यानी इसमें हम देखें तो हर लॉ की अपनी अपनी डेफिनेशन और अपनी अपनी एप्लीकेशंस है। पहला जो लॉ है वो है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी हमारी जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उस लॉज ऑफ मोशन में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या स्टेट करता है? वो कहता है व्हेन एनी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन it will remain in its own position until and unless an external force is applied on a body। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सपोज अगर आप एक बॉल को कंसीडर करें तो वो बॉल क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। वो बॉल तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या हम कंसीडर करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ऑब्जेक्ट है, उस बॉल ऑब्जेक्ट में पहले वो क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में, और जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या आ जाएगा? स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक एनी बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ motion, it will remain at own position until and unless an external force is applied on a object। अगर हम देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। पर पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को अगर डिफाइन करें, यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? एनी बॉडी विच इज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म motion it will remain in same state until an external force is applied on it। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगी। अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखें तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है मास ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट को चेंज होने में अपोज करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। फॉर सपोज अगर आप देखें तो उस इनर्शिया में जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी इनर्शिया क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे एक मूविंग बस है, उस मूविंग बस से हम जब उतरने की कोशिश करते हैं तब हमें उस बस के साथ कुछ ज्यादा भागना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इनर्शिया हमें क्या कहती है कि हम पहले मोशन में थे बस में, और जब हम उससे उतरने की कोशिश करते हैं तो रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में इनर्शिया क्या करती है? हमें आगे भगाती है। यानी थोड़ा आगे रन करना पड़ता है, फिर हम रेस्ट में आते हैं। या अगर एक मूविंग फैन है, उस मूविंग फैन का जब स्विच ऑफ करते हैं
तो वो कुछ टाइम के लिए रन करता है, यानी इनर्शिया क्या करती है, उसको रन कराने में हेल्पफुल करती है। यानी इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी बॉडी। कंसीडर करें अगर कोई बॉक्स है, तो उस बॉक्स में अगर किसी की बॉक्स की मास ऑब्जेक्ट क्या है, पहले मास उसका स्मॉल है, अगर उसका मास इंक्रीज करेंगे तो वो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इनर्शिया, इसे हमें लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which oppose to change the state। कोई भी स्टेट हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकती है या स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है। फॉर सपोज एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एकदम मोशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनर्शिया क्या करती है, उस हमारे फोर्स को खुद को एब्जॉर्ब करती है, यानी मास ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है मोशन में आने से। तो इस हिसाब से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। मोशन ऑफ प्लैनेट्स है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ। अगर हम देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, उस मास ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस मास ऑब्जेक्ट में उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये क्या बताता है हमें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स पर डिपेंड करता है, यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ फोर्स या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अगर आप फॉर्मूले पे जाएं तो F इज इक्वल टू ma होता है, यानी फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी मास ऑब्जेक्ट का बढ़ाओगे उतनी उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज करेंगे। अगर न्यूटन सेकंड लॉ को हम कहें, when a force applied on a body it will accelerate in the direction of force। यानी किसी भी मास ऑब्जेक्ट पर अगर सपोज करें ये एक कार है, इस कार पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या, इसका कोई ना कोई मास है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यानी व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या अगर देखें तो न्यूटन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। यानी अगर देखें तो F इज इक्वल क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। ये हम न्यूटन सेकंड लॉ मुताबिक पढ़ते हैं। इसे हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मुताबिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन से, यानी जितना फोर्स आप बढ़ाओगे किसी भी मास ऑब्जेक्ट पर उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी। अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास टाइम्स फोर्स अपॉन में मास। तो यहां पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स है और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास है। यानी किसी भी मास ऑब्जेक्ट का जितना फोर्स बढ़ाओगे उतनी उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगी, या किसी भी मास को जितना बढ़ाओगे उतनी एक्सेलरेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन मास है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज एक स्मॉल मास ऑब्जेक्ट है
और उसी स्मॉल मास ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देते हैं तो उस पर फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और उसमें एक्सीलरेशन भी, यानी एज कंपेयर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट में कम प्रोड्यूस होगी, सेम फोर्स अगर लगाएं तो इस हिसाब से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स और मास का या फोर्स मास और एक्सीलरेशन का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अगर फर्दर अगर देखें तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक कार है, उस कार का और एक पर्सन है और एक कार है। अगर पर्सन को देखें तो वो कार पर क्या करेगा, कार का मास क्या है, लार्ज मास है, तो उसको फोर्स भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर देखें तो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन मास एज वेल एज फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी मास ऑब्जेक्ट का जितना इंक्रीज करेंगे उसमें उतना फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। या किसी भी मास ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन बढ़ानी होगी तो हमें अप्लाइड फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी फोर्स जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एक्सीलरेशन भी क्या मिलेगी, इंक्रीज में मिलेगी। या किसी भी मास ऑब्जेक्ट को बढ़ाओगे तो उसमें अप्लाइड फोर्स भी जो होता है वो भी क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। यानी इस हिसाब से देखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एज वेल एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कंसीडर करें अगर कोई भी एक कार है, उस कार पर देखें तो उस कार का मास क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज मास होने की वजह से उस पर अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, लार्ज लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर उसमें एक्सीलरेशन देखें तो लार्ज मास की एक्सीलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, कम। अगर फोर्स सेम रखें तो दो मास ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो उस दोनों मास ऑब्जेक्ट में फोर्स सेम रखने से और मास को चेंज करने से एक्सीलरेशन क्या होगी, चेंज होगी। इस हिसाब से हम देखें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने से उस मास ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर देखें तो हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक क्या होता है, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के जरिए हमें क्या मिलता है, रिएक्शन फोर्स मिलता है। फॉर सपोज अगर कंसीडर करें ये एक वाल है, इस वाल पर ये एक बाल हिट कराते हैं। यानी अगर देखें तो बाल किसी भी फोर्स से इस वाल पर हिट करेगा तो रिएक्शन में ये वाल भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफ आर, यानी रिएक्शन फोर्स। और ये जो फोर्स बाल लगा रहा है इसको क्या कहते हैं, एफ ए, यानी एक्शन फोर्स। यानी न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिसकी पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होती है, सेम होती है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक एवरी एक्शन possess some reaction which is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। यानी जो भी मास ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर जो एक्शन होता है उस एक्शन की वजह से जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है वो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मुताबिक, यानी हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक हमें जहां पर भी हम एक्शन अप्लाई करेंगे वहां पर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो अगर हम कंसीडर करें एक बुलेट है और उस बुलेट को कंसीडर करते हैं गन से। यानी अगर देखें तो गन क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। उस गन के फोर्स अप्लाई करने से बुलेट में वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी बुलेट एक्शन में आगे जाती है और रिएक्शन में गन क्या आती है, पीछे जाती है। यानी इस हिसाब से न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। या कोई भी पर्सन है वो वॉक करता है तो हमारे फीट जो होते हैं वो डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं और नतीजे में जो अर्थ है वो हमें
अपवर्ड फोर्स लगाती है और हम वॉक करते हैं, यानी वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या लेट सपोज कंसीडर करते हैं एक बोट है, उस बोट में कंसीडर करें तो एक जो पर्सन है वो जब बोट से आगे जाता है तो वो बोट पर फोर्स लगाता है और नतीजे में बोट क्या करती है, फोर्स लगाती है और वो पर्सन क्या हो जाता है, आगे मूव हो जाता है। यानी हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे हम एक बैलून देखते हैं तो उस बैलून को जब छोड़ा जाता है, उस एयर फिल्ड बैलून को जब छोड़ा जाता है तो एयर क्या होती है, रश में बाहर निकलती है और बैलून रिएक्शन में क्या जाता है, ऊपर जाता है। यानी एक्शन के साथ रिएक्शन लगा। इस हिसाब से हम देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो जो सेम इन मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। सिमिलरली अगर हम रॉकेट को देखें तो रॉकेट जब अर्थ से ऊपर जाता है तो उसमें जो रॉकेट होता है तो उसमें इनसाइड गैसेस बर्न होती है, जो गैसेस रश करके बाहर निकलती है वो फोर्स लगाती है जमीन पर और रिएक्शन में वो रॉकेट क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, जो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी अगर देखें ये एक टेबल है, इस टेबल पर देखें तो इस टेबल पर ये क्या है, बुक पड़ा हुआ है। अगर इस बुक का देखें तो रिएक्शन वेट ऑफ द बुक क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है और रिएक्शन में जो नॉर्मल फोर्स है इस बुक पर वो क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। यानी एक्शन में जो वेट ऑफ द बुक है वो डाउनवर्ड है और रिएक्शन में जो टेबल के जरिए रिएक्शन बुक पर लग रही है वो क्या है, अपवर्ड लग रही है। तो ये भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ मुताबिक एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। यानी इस हिसाब से देखें तो ये क्या थे, 3 लॉज ऑफ मोशन थे जो हमने डिस्क्राइब किए। फॉर फर्दर वीडियोस एंड अपडेट स्टे ट्यून्ड विद महबूब बेहतर नॉलेज ऑन जरीना साइंस एकेडमी। Like, share and subscribe to my channel.